जंगल के बड़े महल में राजा तोता और उसकी रानी तोती रहा करते थे। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि कई सालों बाद उनके यहाँ संतान आने वाली थी। मेरी रानी, अब तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि हमारी संतान इस दुनिया में आने वाली है। राजा जी, आप चिंता न करें, मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। राजा तोते के महल के सामने एक बड़ी हवेली थी जहाँ एक काली जादूगरनी कवि रहती थी। उस जादूगरनी कवि की हवेली में एक बहुत बड़ा बागीचा था जिसमें ढेरों सेब के पेड़ लगे हुए थे। एक दिन रानी तोती अपने महल के बाहर टहल रही थी। तभी रानी की नजर जादूगरनी के बागीचे पर जाती है जहाँ लाल लाल सेबों के पेड़ थे। मेरा तो बहुत मन कर रहा है इन लाल लाल सेबों को खाने का। ऐसा सोचते हुए रानी तोती अपने महल में जाती है। राजा जी, हमारे महल के सामने जो जादूगरनी रहती है उसके बागीचे में बहुत लाल लाल सेब हैं। उन लाल लाल सेबों को देखकर मुझे इच्छा हो रही है कि मैं भी वो सेब खाऊं। रानी, समझने की कोशिश करो। वो बागीचा जंगल की सबसे ताकतवर जादूगरनी बिजली कवि का है। वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। तुम देखो तो मैंने तुम्हारे लिए कितनी तरह के फल मंगवाए हैं, तुम इन्हें खा लो। राजा तोता रानी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रानी तोते की बात नहीं समझती। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे बस वही सेब खाना है। बस आप मुझे उसी बागीचे से लाल लाल सेब ला कर दो। ऐसा कहते हुए रानी तोती रोने लगती है। अपनी पत्नी को ऐसा रोता हुआ देखकर राजा तोता वहाँ से जाता है। वो सीधा जादूगरनी कवि के पास जाता है। जादूगरनी जी, मेरी पत्नी गर्भवती है। उसका सेब खाने को बहुत मन कर रहा है। कृपया करो और हमें कुछ सेब दे दो। ये मेरा बगीचा है और ये सब पेड़ भी मेरे हैं। मैं इन पेड़ों के फल किसी को भी नहीं दूंगी। चलो भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए जादूगरनी राजा तोते को अपने बागीचे से निकाल देती है। इस जादूगरनी ने तो मुझे सेब देने से मना कर दिया है, लेकिन मैं अपनी रानी को भी उदास नहीं देख सकता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रात हो जाती है। आधी रात को जब जादूगरनी सो जाती है तो राजा तोता चुपके से जादूगरनी के बागीचे में जाता है और ढेर सारे सेब चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वो सेब लेकर अपनी पत्नी रानी के पास आता है। ये देखो मेरी रानी, मैं तुम्हारे लिए जादूगरनी के बागीचे से सेब लाया हूँ। राजा जी, आप कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। फिर रानी तोती खुशी खुशी वो सेब खा लेती है, लेकिन इतने सेब खाने से उसका पेट नहीं भरता। वो फिर से अपने राजा को सेब लाने के लिए कहती है। अपनी पत्नी के कहने पर राजा तोता फिर से जादूगरनी के बागीचे में जाता है, लेकिन इस बार जादूगरनी राजा तोते को देख लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बागीचे से सेब तोड़ने की? मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी, जो मैंने किया वो अपनी पत्नी के लिए किया। लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को इस सेब के बदले मुझे अपना बच्चा देना होगा। नहीं जादूगरनी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकता। अच्छा, एक बार फिर से सोच लो। अगर तुमने मुझे अपना बच्चा ना दिया तो मैं अपने काले जादू से तुम दोनों को मार दूंगी। इतना सुनकर राजा तोता बहुत परेशान हो जाता है और वो कवि की बात मान लेता है। फिर राजा तोता अपने महल लौट आता है और सारी बात अपनी रानी को बताता है। ये बात सुनकर रानी तोती बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। कुछ दिनों बाद रानी तोती एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। रानी, आज मैं बहुत खुश भी हूँ और उदास भी। अगर जादूगरनी को हमारे बच्चे का पता चल गया तो वो इसे ले जाएगी। नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। तो फिर रानी, हमें ये जंगल छोड़ना होगा।
इससे पहले कि उस जादूगरनी को हमारे बच्चे का पता चल जाए। लेकिन उन दोनों को तो ये मालूम ही नहीं था कि जादूगरनी अपने जादू से ये सब देख रही थी। और उसी समय जादूगरनी वहाँ पहुँच जाती है। मुझसे चालाकी करने चले थे? क्या तुम अपना वादा तोड़ने वाले थे? ऐसा कहते हुए जादूगरनी कभी उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। राजा और रानी तो अपने बच्चे के लिए रोते रह जाते हैं, लेकिन जादूगरनी कभी उन पर जरा भी रहम नहीं करती और वो उस बच्चे को लेकर एक गुफा में चली जाती है। राजा जी, हमने उस जादूगरनी को हर जगह ढूंढ लिया, मगर वो हमें कहीं नहीं मिली। कबूतर, क्या कोई और रास्ता है जिससे हमारा बच्चा हमें मिल जाए? हाँ राजा जी, मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक जादूगरनी चिड़िया रहती है। सुना है कि वो बहुत अच्छी चिड़िया है और वो सभी की मदद करती है। क्यों ना एक बार उसके पास जाकर देखा जाए, हो सकता है कि वो हमारी मदद करे। चलिए राजा जी, अभी चलते हैं। मैं अपने बच्चे के बिना और नहीं रह सकती। फिर तोता और तोती कबूतर के साथ दूसरे जंगल में जाते हैं। घने पेड़ों के नीचे एक झोंपड़ी थी जहाँ चिड़िया रहती थी। राजा तोता सारी बात जादूगरनी चिड़िया को बताता है। चिड़िया, मेरे बच्चे को बचा लो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। रानी तोती जी, आप चिंता ना करें, मैं देखती हूँ कि आपका बच्चा कहाँ है। फिर जादूगरनी चिड़िया अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करती है और फिर बताती है। राजा और रानी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। आपके बच्चे को काली जादूगरनी ने एक काली गुफा में बंद कर रखा है, जिसके पास एक नदी बहती है। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ जाऊंगी। ये जादुई पंख है, ये पंख हमें उस गुफा तक लेकर जाएगा। फिर वो पंख हवा में उड़ता है और वो सभी पंख के पीछे पीछे उड़ते हैं। जादुई पंख उन्हें एक गुफा के पास लेकर जाता है। यही है वो गुफा जिसमें आपका बच्चा है। फिर वो सभी गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ राजा और रानी का बेटा बैठा हुआ था। रानी जल्दी से अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। जादूगरनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें हमारे बच्चे से मिलवा दिया। राजा ने अभी इतना कहा ही था कि तभी वहाँ जादूगरनी कभी आ जाती है। अरे वाह, आज तो ये जादूगरनी चिड़िया भी आई है। तुमसे बहुत पुराना हिसाब बराबर करना है। आज तो तुम जरूर मरोगी। जादूगरनी कभी, बहुत हो गया जुल्म, अब मुझे नहीं तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया एक आईना निकालती है। जैसे ही कभी उस आईने में देखती है तो वो जलकर भस्म हो जाती है। बुराई का अंत हमेशा होता है। आज इस जादूगरनी का भी अंत हो गया। फिर राजा और रानी चिड़िया का धन्यवाद करते हैं और वो सब अपने महल में लौट जाते हैं। बोरी का बोझ बहुत ज्यादा था, इसलिए बादल कव्वा कभी नीचे आता तो कभी ऊपर जाता। बहुत मुश्किल से उड़ते हुए बादल कव्वा जब नदी पर पहुंचता है तो बोझ ज्यादा होने के कारण वो नदी में गिर जाता है और खरबूजों की बोरी के साथ साथ वो भी डूब जाता है। राजा कबूतर, आप उदास बैठे हैं, क्या बात है? तोते, मुझे अपना ये सफेद रंग जरा भी अच्छा नहीं लगता। कितना अच्छा होता अगर मेरे ये पंख लाल रंग के होते। राजा जी, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो। आपके राज्य में कितने सारे पक्षी हैं। मैं अभी जाकर जंगल में ऐलान करवाता हूँ कि जो पक्षी भी हमारे राजा कबूतर के पंख लाल करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। कोई न कोई पक्षी तो आपके पंख लाल कर ही देगा। अरे तोते, तुम तो बहुत सियाने हो, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। ठीक है, तुम जाओ और जंगल में ऐलान करवा दो। हाँ, लेकिन याद रखना, लाल रंग पक्का हो। ऐसा ना हो कि लाल रंग उतर जाए। और फिर चीकू तोता कबूतर राजा के महल से चला जाता है। चिड़िया बहन, मुझे पता चल गया है कि हमारा राजा कबूतर क्यों परेशान रहता है। क्या? क्यों परेशान रहते हैं हमारे राजा जी? चिड़िया बहन,
राजा चाहता है कि उसके पंख लाल हो, इसी कारण वो हमेशा उदास रहता है। मैंने राजा को सलाह दी है कि मैं पूरे जंगल में ऐलान करवाता हूँ कि शायद जंगल का कोई पक्षी उनके पंख लाल कर दे। बादल, तुम जाओ और पूरे जंगल में ऐलान करवा दो। ठीक है तोते, मैं अभी जाकर ऐलान करता हूँ, लेकिन राजा क्या देगा अगर उसके पंख लाल कर दिए तो? राजा ने बड़े इनाम का वादा किया है। फिर बादल कौवा पूरे जंगल में ऐलान करने चला जाता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, जो कोई भी पक्षी हमारे राजा जी के पंख लाल करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इसी तरह बादल कौवा पूरे जंगल में ऐलान कर देता है। अब तो जंगल के सभी पक्षी यही चाहते थे कि वो राजा के पंख लाल करके इनाम पाएं। बिजली, कोई उपाय बताओ जिससे हम राजा के पंख लाल कर सके। वैसे तो तुम बहुत बड़ी होशियार बनती हो। यही तो मैं सोच रही हूँ बादल जी, लेकिन कमबख्त दिमाग काम ही नहीं कर रहा। आ गया बादल जी, उपाय आ गया। हम ऐसा करते हैं कि अनार के पेड़ से एक सुर्ख अनार तोड़ लेते हैं और उसका रस निकालकर राजा के पंखों पर लगा देते हैं। ऐसे राजा के पंख लाल हो जाएंगे और हमें बड़ा इनाम भी मिल जाएगा। हाँ बिजली, बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अनार के पेड़ पर जाते हैं और वहाँ से एक अनार तोड़ लेते हैं और वो उस अनार का रस निकालकर राजा के महल में जाते हैं। क्या बात है बिजली, तुम तो बहुत खुश लग रही हो। खुश कैसे ना हूँ राजा जी, मैंने आपकी उदासी का उपाय ढूंढ लिया है। क्या क्या मेरे पंख लाल हो जाएंगे? हाँ हाँ राजा जी। फिर बिजली कवि वो अनार का रस महाराज के पंखों पर डाल देती है। ऐसे कबूतर राजा के पंख लाल हो जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। कबूतर राजा जी, अब हमें इनाम दे दे। कव्वे ने अभी ऐसा कहा ही था कि राजा के पंख फिर से सफेद हो जाते हैं। कव्वे, ये तो अच्छा रंग नहीं था। मैं थोड़े से समय के लिए अपने पंख लाल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पंखों का रंग हमेशा लाल रहे। राजा जी, इस पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है। अगर आपके पंख लाल किए तो मैं ही करूँगी, देख लेना आप। फिर बिजली कवि और बादल कौवा वहाँ से चले जाते हैं। बिजली बहन, मुझे इनाम का कोई लालच नहीं है, लेकिन मुझसे अपने राजा जी की परेशानी नहीं देखी जाती। मुझे पता चला है कि पास वाले जंगल में एक फल है जिसे टमाटर कहते हैं और वो लाल रंग का होता है। हम दोनों ऐसा करती हैं कि पास के जंगल में जाकर वो टमाटर लेकर आती हैं। ठीक है चिड़िया, अगर पंख लाल हो गए तो वो इनाम हम आधा आधा करेंगे। बिजली बहन, मुझे इनाम का लालच नहीं है, वो पूरा आप रख लेना। बस हमारा राजा कबूतर खुश हो जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। ऐसा सोचते हुए मानो चिड़िया और बिजली कवि दूसरे जंगल चली जाती हैं। शाम होने से पहले वो दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं। उन्हें वहाँ एक पक्षी मिलता है। चाचा पक्षी, हम दूसरे जंगल से आए हैं, अगर तुम हमारी थोड़ी सी मदद कर दो तो जब तुम हमारे सागर वाले जंगल में आओगे तो हम भी तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है, मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। चाचा पक्षी, हमें टमाटर चाहिए। मैंने सुना है इस जंगल में टमाटर उगते हैं, हमें बस वही चाहिए। ये तो कोई बड़ा काम है ही नहीं, मैं समझा कि शायद कोई बहुत बड़ा काम होगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ, बस थोड़ी दूर ही टमाटर का खेत है। तुम्हारा जितना भी मन चाहेगा उतने टमाटर ले लेना। फिर वो चाचा पक्षी उन दोनों को लेकर आगे बढ़ता है। जल्द ही वो टमाटर के खेत में पहुंच जाते हैं। ये क्या, ये तो हरे रंग के टमाटर हैं। तो फिर क्या हुआ, टमाटर तो है ना। थोड़े दिनों में ये टमाटर पककर लाल हो जाएंगे। बिजली बहन, मुझे तो इस बात का पता नहीं था कि टमाटर पकने के बाद लाल होते हैं। चिड़िया, इतना सफर भी किया और कोई काम भी ना हुआ। शायद मैं अपने राजा को कभी खुश ना कर सकूंगी।
और लगता है मेरी किस्मत पे भी राजा का इनाम नहीं लिखा। फिर वो दोनों नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों जैसे ही पहाड़ों पर पहुँचती हैं तो आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और दिन में ही रात हो जाती है। बिजली बहन, मौसम बहुत खराब हो गया है। ऐसे मौसम में हमारा उड़ना ठीक नहीं है। हम थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। जैसे ही मौसम साफ होगा तो हम अपने जंगल लौट जाएंगे। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर वो दोनों एक बड़े घने पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। अब तो बारिश का पानी पत्तों से टपक टपक कर उनके ऊपर गिर रहा था। और फिर बातें करते करते अचानक चिड़िया की नजर बिजली पर जाती है। बिजली के पंख तो पूरी तरह से लाल हो चुके थे। हमने ढूंढ लिया बिजली, हमने लाल रंग ढूंढ लिया। क्या हुआ मानो, तुम ठीक तो हो ना? पागल तो नहीं हो गई? बिजली देखो, तुम्हारे पंख लाल हो गए हैं। क्या सच में मेरे पंख लाल हैं? हाँ, जरा देखो तो। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गई हूँ सब। इस पेड़ के पत्तों से जो पानी बह रहा है वो लाल रंग का हो रहा है। जरूर इस पौधे के पत्तों में लाल रंग है। थोड़ी देर तक बारिश भी रुक जाती है। चलो बिजली बहन, अब हम अपने राजा के पंख लाल कर सकेंगे। हाँ हाँ, लेकिन इनाम तो मेरा ही होगा। हाँ बिजली बहन, इनाम आपका ही होगा। अब चलो। फिर वो दोनों उस पेड़ के पत्ते लेकर राजा के महल में जाती हैं। राजा जी, हमने ढूंढ लिया। अब हम आपके पंख लाल करेंगे। बस आप इन पत्तों को पानी में भिगोकर अपने पंखों पर लगा ले। अरे इससे क्या होगा? ये तो हरे रंग के पत्ते हैं। अरे राजा जी, आप लगाएं तो सही। फिर जैसे ही राजा उन पत्तों को पानी में भिगोकर अपने पंखों पर लगाता है तो कबूतर राजा के पंख लाल हो जाते हैं, वो भी पक्के रंग के लाल। राजा बहुत खुश हो जाता है। फिर कबूतर राजा इनाम में उन्हें ढेर सारा भोजन देता है। राजा जी, क्यों ना हम इस पौधे का नाम मेहंदी रख लें? और फिर सभी पक्षी उन पत्तों का नाम मेहंदी रख देते हैं। इसी तरह राजा अब हमेशा खुश रहता और कभी उदास ना होता। उन दिनों जंगल में बहुत तेज बारिशें हो रही थी। मानो चिड़िया अपने बच्चों को पालने के लिए जंगल में भुने हुए भुट्टे बेचा करती थी। वो अपने खेत से मकई के भुट्टे तोड़ कर लाती और उन्हें भूनकर जंगल में बेचने जाती। मम्मा, मैं भी आज आपके साथ जाऊंगी भुट्टे बेचने। नहीं मीना बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको ठंड लग जाएगी। मम्मा, आप भी तो बारिश में जाएंगी, आपको भी तो ठंड लगेगी। नहीं मीना बेटी, मम्मा को ठंड नहीं लगती। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। ऐसी बरसात में गरम गरम भुने हुए मिसाले वाले भुट्टे लो। रुको रुको चिड़िया, मुझे एक गरम गरम भुट्टा दो। फिर मानो चिड़िया रुकती है और वो एक भुट्टे पर अपना स्पेशल मिसाला डालकर तोती को देती है। चिंकी बहन, आज तो बहुत तेज बरसात हो रही है। हाँ चिड़िया बहन, तुम भी अपने आप को बरसात से बचाया करो, कोई एक छाता ले लो। हाँ तोती बहन, सोच रही हूँ इस महीने की बचत से अपने लिए एक छाता खरीदूंगी। फिर मानो चिड़िया आगे बढ़ती है। भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। रात को एक मानो चिड़िया ही थी जो ऐसी बरसात में बाहर फिर रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। बादल जी, मेरा आज भुना हुआ भुट्टा खाने को बहुत मन कर रहा है। किसी पक्षी के खेत से चुराकर भूनकर खा लेना, चिड़िया मुफ्त में नहीं देगी। मैं चिड़िया से कल तक का उधार कर लूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपने घर से निकलती है। चिड़िया, यहाँ आओ, मुझे एक भुना हुआ भुट्टा दो। फिर मानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। बिजली बहन, 10 रुपए का है एक भुट्टा। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है। चिड़िया, अपना स्पेशल मिसाला ज्यादा लगाना। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी को एक भुट्टा मिसाला डालकर दे देती है, जिसे बिजली कपी मजे मजे से खा लेती है। चिड़िया सॉरी, मैं पैसे लाना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं बिजली बहन, आप घर जाकर ले आई, मैं यहीं बैठी हूँ। अब मुझे ठंड बहुत लग रही है, तुम कल ले लेना अपने पैसे। मानो चिड़िया चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। भुट्टे,
गरम गरम भुने हुए भुट्टे लो। बड़ी आई छोटी चिड़िया जो बिजली कवि से पैसे लेती है। मम्मा, क्या अब सारे ही भुट्टे बिक गए? हाँ मीना बेटी, बिजली कवि ने आज पैसे नहीं दिए, वो कल देगी। अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़िया और उसकी बेटी मीना खेत में जाती हैं। वो भुट्टे तोड़ती हैं। घर आकर मानो चिड़िया वो भुट्टे भूनती है और फिर बेचने जंगल चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे एक गरम भुना हुआ भुट्टा दो। पुत्री बहन, आप 20 के 2 भुट्टे ही ले ले, आज बहुत कम भुट्टे बिके हैं मेरे। कल बिजली कवि ने भी मुझे भुट्टे के पैसे नहीं दिए, आज मैं उस मोहल्ले में ही नहीं जाऊंगी। हाँ चिड़िया बहन, वो तो सभी पक्षियों से उधार चीजें लेती है और फिर पैसे मांगने पर वो लड़ाई करना शुरू करती है। तभी बिजली कवि भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, आज तुम मेरे घर की तरफ क्यों नहीं आई? आज तुम्हें कुछ उधार नहीं मिलने वाला। चुप कर जा कबूतरी, तुमसे मैंने क्या उधार ले लिया है? चल भाग यहाँ से। अच्छा अच्छा, अब मैं जाती हूँ। रुको रुको चिड़िया, मैं तुम्हारी तरफ ही आई थी। मेरा जुगनू जिद कर रहा है, मुझे एक भुट्टा दे दो। अच्छा, पहले मेरे कल वाले पैसे दो, फिर ही मैं तुम्हें और भुट्टा दूंगी। अरे क्या मैं भाग रही हूँ ये जंगल छोड़कर? दे दूंगी तुम्हारे पैसे। पहले मेरे पैसे लाओ, फिर ही मैं तुम्हें भुट्टा दूंगी। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी तेज हो गई है ये चिड़िया, 4 पैसे क्या आ गए, बातें ही सुनाने लग गई है। मानो चिड़िया अपने घर लौट रही थी कि उसे खेत के पास उल्लू बैठा दिखाई देता है। चिड़िया वहाँ जाती है। अरे आप कौन है? आपको इस जंगल में पहले तो नहीं देखा। मैं एक व्यापारी उल्लू हूँ। ये खेत किसका है? मुझे इस खेत के भुट्टे बहुत पसंद आए हैं। मैं ये खेत खरीदना चाहता हूँ और दाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। उल्लू भैया, ये खेत तो मेरा है। क्या चिड़िया, तुम मुझे ये खेत बेच दोगी? मानो चिड़िया कुछ देर सोचती है। मुझे ये खेत बेच ही देना चाहिए क्योंकि सौदा बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे भी कब तक मैं जंगल में ऐसे भुट्टे बेचती रहूंगी। जो पैसे मुझे मिलेंगे मैं उनसे अपना एक नया ढाबा शुरू करूंगी। फिर मानो चिड़िया मान जाती है और वो अपना खेत उल्लू को बेच देती है। बादल जी सुनो, आज चिड़िया ने मुझे उधार भुट्टा नहीं दिया। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत! हाँ बादल जी, उस कबूतरी और चिड़िया ने मुझे बातें भी सुनाई हैं। थोड़ी देर रुक जाओ बिजली। आज रात जब चिड़िया सोएगी तो हम उसके खेत से सारे भुट्टे चुरा लाएंगे। फिर हमारे घर में होंगे ढेर सारे भुट्टे। जितना जी चाहे उतना खाती रहना। ये सुनकर बिजली कवि बहुत खुश हो जाती है। आधी रात हो जाती है। बादल और बिजली आधी रात को अपने घर से निकलते हैं। वो खेत में जाते हैं। चलो बिजली, अब भुट्टे तोड़ना शुरू करो, इससे पहले कि कोई आ जाए यहाँ। फिर वो दोनों पति पत्नी भुट्टे तोड़ने लगते हैं। लेकिन चिड़िया ने तो वो खेत बेच दिया था। उस खेत की निगरानी अब उल्लू कर रहे थे। भाई देखो, हमारे खेत में कोई चोर घुस आया है। चलो चलकर देखते हैं। फिर वो दोनों भाई उल्लू खेत में जाते हैं और उन दोनों कपों को पकड़ लेते हैं। अरे कौन कौन हो तुम? तुम्हें हम बताते हैं कि हम कौन हैं। फिर वो दोनों उल्लू भाई मिलकर उन कपों की खूब पिटाई करते हैं। ये खेत हमारा है, हमने चिड़िया से खरीदा है। अगर अब हमें दोबारा यहाँ नजर आए तो हम तुम दोनों को जान से ही मार देंगे। ऐसे वो कपे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। बादल जी उठ जाओ, अब जाओ जंगल से भोजन ले आओ। अगर देर हो गई तो सभी पक्षी दाना ले जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उठ गया बिजली, क्यों इतना शोर मचा रही हो? कभी भी मीठी नींद सोने नहीं देती। जा रहा हूँ मैं जंगल। इतना कहकर बादल कौवा अपने घर से निकल जाता है। कौवा दाना ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी के पीछे से आने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो सुनहरी चील है। अगर इसने मुझे अपने पंजों में दबोच लिया तो मुझे जिंदा खा जाएगी। बचाओ बचाओ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भागता है। वहीं सुनहरी चील भी बादल कौवे के पीछे लगी हुई थी। कहाँ जाएगा कौवे? आज तो मेरा नाश्ता तुमसे ही होगा। बादल कौवा भागता हुआ एक गुफा में पहुँच जाता है।
बच गया, आज तो बच गया। न जाने ये चील मेरा कब पीछा छोड़ेगी। ऐसा करूँगा, कल भोजन ढूंढने जंगल के दूसरे हिस्से में जाऊँगा। कौन हो तुम और मेरी इजाजत के बिना मेरी गुफा में कैसे आए? कौन कौन हो तुम? तभी भूरा उल्लू सामने आता है। अरे भूरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ कव्वे, यहाँ कैसे आना हुआ? उल्लू यार, वो सुनहरी चील जब देखो मेरे पीछे ही पड़ जाती है, लगता है मुझे जीने नहीं देगी। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा अपने घर लौट जाता है। आ गए तुम, आज फिर खाली पंखों आए हो? क्या करूँ बिजली, कुछ मिला ही नहीं। बिजली, आज रात के बचे हुए 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। फिर वो पति पत्नी 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। अगली सुबह बादल कव्वा भोजन की खोज में जंगल के दूसरे हिस्से में जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़ा कुआं है और पास में ढेर सारे फल भी। आज तो पेट भरकर फल खाने को मजा ही आ जाएगा। बादल कव्वा फल तोड़ने लगता है, तभी उसकी नजर कुएं के पास एक चमकते हुए हीरे पर जाती है। वो तुरंत उस हीरे के पास जाता है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती हीरा लगता है। मैं इसे घर ले जाता हूँ और इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बादल कव्वा वो हीरा और कुछ फल लेकर अपने घर लौट जाता है। बादल जी, ये क्या है? ये तो हीरा है, ये आपको कहाँ से मिला? मैं जंगल के पिछले हिस्से से भोजन लेने गया था, वहीं मिला मुझे ये हीरा। ये बहुत कीमती है, इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बिजली कवि उस हीरे को अलमारी में रख देती है। बादल जी, आज मेरा घूमने को बहुत मन कर रहा है। कब से तुम मुझे झील के किनारे नहीं लेकर गए? आज मैं बहुत खुश हूँ बिजली, चलो चले झील के किनारे, तुम्हें घुमा कर आता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी झील की ओर जाते हैं। वो दोनों बैठे हुए थे कि बिजली कवि को झील अपने अंदर खींच लेती है। बिजली, बिजली तुम कहाँ गई? बाहर आओ बिजली। तभी चांदनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो कव्वे का शोर सुनकर वहाँ आती है। बादल भैया, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं चांदनी बहन, मैं और बिजली यहाँ घूमने आए थे, तभी झील ने मेरी बिजली को अपने अंदर खींच लिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप चिंता न करें, चलें मेरे साथ, हम इस झील में जाकर देखते हैं कि बिजली कहाँ है। फिर चांदनी चिड़िया और कालू कौवा झील में छलांग लगा देते हैं, तो वहाँ वो दोनों एक बड़े जंगल में पहुँच जाते हैं। बादल भैया, मुझे तो नहीं पता था कि झील में भी एक बड़ा सा जंगल है। ये तो बहुत सुंदर है। ये जंगल यहाँ कैसे आया होगा? यहाँ तो कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। हाँ चांदनी बहन, ये तो कोई अजीब सा जंगल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई भूतिया जंगल है। लेकिन मेरी बिजली कहाँ है? आप इस तरफ देखें और मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। फिर वो दोनों अलग अलग दिशा में बिजली कवि को ढूंढने लगते हैं। बादल भैया जल्दी आओ, देखो यहाँ कुछ है। बादल कौवा तुरंत वहाँ आता है। क्या हुआ चांदनी? ये देखो बादल भैया, ये तो बिजली का पुतला है। हाँ चिड़िया, ये तो मेरी पत्नी बिजली ही है, मगर इसे पुतला किसने बनाया? बिजली, ये तुम्हें क्या हो गया है? अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है इस झील में कोई गड़बड़ है। चलो हम उल्लू से मदद मांगते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगा। फिर बादल कौवा और चांदनी चिड़िया दोनों जल्दी से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ बादल यार और चांदनी बहन, तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं यार उल्लू, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर बादल कौवा सारी बात उल्लू को बताता है। अच्छा, तो ये बात है। बादल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो जंगल के पिछले हिस्से में कुआं है, वो एक भूतिया कुआं है। बहुत समय पहले यहाँ एक चुड़ैल आई थी और उसी ने वो कुआं बनाया था। जब जंगल के पक्षियों को ये सब पता चला था, तो उन सब ने मेरे गुरु उल्लू को बुलाकर उस चुड़ैल को उस कुएं में कैद करवा दिया था। और जो हीरे उस कुएं के आसपास मिट्टी में दबे हुए हैं, उनमें आज भी चुड़ैल का जादू है। और वो हीरे जिसको भी मिलते हैं, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। तो क्या उल्लू, मेरी बिजली मुझे कभी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है बादल, तुम बताओ वो हीरा कहाँ है?
वो तो मेरे घर में है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, वो हीरा जाकर फिर से कुएं में फेंक दो। ये सुनकर बादल का बा चांदनी चिड़िया के साथ भागा भागा अपने घर जाता है और वो हीरा लेकर कुएं में फेंक देता है। अरे छोटे पक्षियों, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कितने अरसे से मैं इस कुएं में कैद थी। आज तुम दोनों की वजह से मैं आजाद हो गई। अब मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। भागो बादल भैया भागो, वरना हम दोनों भी नहीं बचेंगे। बादल का बा और चांदनी चिड़िया भागते हुए फिर से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों फिर से यहाँ? उल्लू, तुमने तो कहा था कि वो हीरा कुएं में फेंकने से मेरी बिजली लौट आएगी, मगर वो तो चुड़ैल आजाद हो गई है। और नहीं तो क्या उल्लू, तुमने तो आज हमें मरवा ही दिया होता। मुझे तो लगता है अब आपके गुरु उल्लू के पास ही जाना होगा। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर वो सब वहाँ से उल्लू के गुरु बड़े उल्लू के पास जाते हैं। ये तुम्हारे लालच का फल है बादल काफे, तुम्हें उस हीरे को नहीं उठाना चाहिए था। अगर गलती हो भी गई तो जहाँ हीरा उठाया था वही रख कर लौट आते, लेकिन तुमने तो उस चुड़ैल को ही जिंदा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी। बिजली हमेशा कहती थी कि लालच मत करो, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। सब मेरी गलती है। कौवे, अब उसे मारने के लिए हमें एक खंजर बनाना होगा। कुएं के पास की मट्टी और झील का पानी मिलाकर तुम्हें खंजर बनाना होगा और फिर उस खंजर को चुड़ैल के सीने में उतार दो। इससे उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। गुरुजी, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल तो है, लेकिन ये सब बादल कौवे को ही करना होगा, क्योंकि चुड़ैल उसी के कारण ही जिंदा हुई है। गुरुजी, अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूँगा। मैं अपनी बिजली को जरूर बचाऊंगा। गुरु उल्लू की बात सुनकर बादल कौवा कुएं के पास से मट्टी लाता है और झील से पानी। वो मट्टी और पानी से एक खंजर बना लेता है। बादल भैया, खंजर तो बन गया है, अब हमें वो चुड़ैल कहाँ मिलेगी? वो चुड़ैल हमें उसी झील में ही मिलेगी। फिर बुरा उल्लू, चांदनी चिड़िया और बादल कौवा तीनों झील में छलांग लगा देते हैं। चुड़ैल बिजली के पुतले के साथ ही बैठी हुई थी। अच्छा, तो तुम अब छोटे पक्षी यहाँ तक भी आ गए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं तुम सबको खाऊंगी। नहीं चुड़ैल, इस बार तू हमारा नहीं बल्कि हम तेरा शिकार करेंगे। ऐसा कहते ही बादल कौवा खंजर चुड़ैल की ओर फेंकता है। खंजर के लगते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही बिजली का भी फिर से ठीक हो जाती है। बिजली, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुमने ये सब बर्दाश्त किया। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। बादल जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। सागर वाले जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। कई दिनों की लगातार बारिशों से अब जंगल में भोजन नहीं मिल रहा था। ऐसे मौसम में पक्षियों को भोजन की बहुत चिंता थी। पूरे जंगल में अब वही एक अमरूद का पेड़ था जिस पर सिर्फ 3 ही अमरूद लगे थे। मानो चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत भूखे थे। वो उड़ते उड़ते उस अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। बिजली कभी पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी। चिड़िया और कबूतर को देखकर बिजली उनसे कहती है, चिड़िया और कबूतर, मैं यहाँ पहले आई हूँ। इस पेड़ पर अमरूद अब बहुत थोड़े हैं। मैं पहले आई हूँ, इसलिए ये अमरूद मेरे हैं। ऐसे कैसे तुम्हारे हैं ये अमरूद? अभी इस पेड़ पर 3 अमरूद तो हैं। हम सभी एक एक अमरूद ले लेते हैं। एक मेरा और एक मेरे बादल जी का और एक अमरूद मेरे छोटे जुगनू का। मैं तो पहले ही ये अमरूद बांट चुकी हूँ। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अगर नहीं जाना तो बैठे रहो, मैं तो ये अमरूद लेकर जा रही हूँ। फिर बिजली कभी वो तीनों अमरूद तोड़कर वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया और बंटी कबूतर बैठे कभी का मुँह देखते रह जाते हैं। मानो चिड़िया तो रोने लग जाती है। कबूतर भैया,
मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मुझे भोजन न मिला तो मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी? चिड़िया बहन, यहाँ भूख से मरने से अच्छा है कि हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। वो दोनों बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया और कबूतर, मैं बताता हूँ कि आपको भोजन कहाँ से मिलेगा। कबूतर भैया, ये आवाज कहाँ से आई है? शायद ये अमरूद का बड़ा पेड़ हमसे बात कर रहा है। फिर वो दोनों नीचे पेड़ के पास जाते हैं। उस गुफा में एक खरबूजे की बेल है, आप वहाँ जाकर खरबूजे खा लें। ये सुनकर चिड़िया और कबूतर बहुत खुश होते हैं। क्या सच में पेड़ जी हमें वहाँ भोजन मिल जाएगा? हाँ चिड़िया, वो बेल कोई साधारण बेल नहीं है। आप उस बेल से जितने भी खरबूजे तोड़ो वो कभी कम नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने हम गरीब पक्षियों की मदद की। फिर तेज बारिश में मानो चिड़िया और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं। वो सीधे काली घाटी के उस पार गुफा में जाते हैं। वो गुफा पुरानी और बहुत बड़ी थी। उस गुफा में सच में खरबूजों की बेल थी, जिस पर बड़े बड़े पके हुए खरबूजे लगे हुए थे। कबूतर भैया, ऊपर वाले ने हमें भी भोजन दे दिया। कबूतर भैया, अब बरसात के मौसम में हम सब पक्षी यहीं से भोजन ले जाया करेंगे। हाँ चिड़िया बहन, मैं आज ही जंगल जाकर दूसरे पक्षियों को भी बताऊंगा। फिर मानो चिड़िया और बंटी कबूतर अपने लिए एक एक खरबूजा लेकर अपने घर को लौट जाते हैं। घर जाकर मानो चिड़िया वो खरबूजा काटकर अपने बच्चों को देती है। मम्मा, इतनी तेज बरसात में आपको ये मीठा मीठा खरबूजा कहाँ से मिल गया? मीना बेटी, मुझे इस खरबूजे की बेल का बड़े अमरूद के पेड़ ने बताया है। अब हमारे जंगल पे कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा, सबको भोजन मिलेगा। फिर कबूतर चीकू तोते और उसकी पत्नी को भी बताता है। ठीक है कबूतर यार, कल सब हम मिलकर ही जाएंगे और अपने लिए वहाँ से भोजन ले आएंगे। बिजली का बीबी अपने घर में बैठी अपने परिवार के साथ अमरूद खा रही थी। पता है बादल जी, जब मैं ये अमरूद तोड़ रही थी तो वहाँ पर चिड़िया और कबूतर आ गए। बिजली 2-4 लगाकर भगाना था उन्हें वहाँ से। नहीं, मारा तो नहीं मैंने उन्हें, लेकिन मैं ये अमरूद लेकर आ गई। बिजली, जंगल में बरसात तो और बहुत दिनों रहेगी, अब हम कल भोजन कहाँ से लेंगे? तुम चिंता ना करो, दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाएंगे, जहाँ से वो भोजन लेंगे हम भी वहीं से ले लेंगे। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। वो सभी पक्षी बरगद के बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ कि कोई भी पक्षी उन दुष्ट कौवों को खरबूजे की बेल के बारे में ना बताए। हाँ, बुलबुल ठीक कह रही है। अगर उन पक्षियों को पता चल गया तो वो जरूर कोई उल्टा काम ही करेंगे। फिर वो सभी पक्षी बारिश में ही गुफा की ओर उड़ जाते हैं। बिजली और बादल तो पेड़ के पीछे छुपे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। देखा बादल जी, वो मोटी बुलबुल सभी पक्षियों को हमारे खिलाफ भड़का रही थी। और हाँ, वो मोटी चोंच वाला भी टैं टैं कर रहा था। चलो बिजली, अब जल्दी से उनके पीछे जाकर देखते हैं। ऐसे वो कौवे बाकी पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। चिड़िया बहन, अब तो बरसात के दिनों में हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। हाँ तोते यार, ये खरबूजे बहुत मीठे हैं, अब जल्दी से लेकर यहाँ से चलते हैं, कहीं वो कौवे न आ जाएं। हाँ कबूतर भैया, अगर उन कौवों को पता चल गया तो वो हमें यहाँ से भोजन नहीं लेने देंगे। फिर वो सभी पक्षी अपना अपना खरबूजा तोड़ते हैं और अपने घरों को लौट जाते हैं। जैसे ही सभी पक्षी वहाँ से जाते हैं तो कौवा और कौवी भी गुफा में पहुँच जाते हैं। बिजली, मिल गया, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया। देखो कैसे बड़े बड़े खरबूजे लगे हुए हैं। हाँ बादल जी, अब मुझे पता चला कि वो पक्षी हमसे क्या छुपा रहे थे। पति जी, हम ऐसा करते हैं कि ये सारे ही खरबूजे तोड़कर ले जाते हैं, फिर बाकी पक्षी भूखे मरेंगे और हम मजे मजे से ये सारे खरबूजे खाएंगे। फिर वो पति पत्नी उस जादुई बेल से खरबूजे तोड़ तोड़ कर 2 बोरियां भर लेते हैं। बादल जी, बोझ बहुत ज्यादा है, मुझसे नहीं उठा होगा।
बिजली, तुम यहीं बैठो और मैं ये बोरियां घर छोड़कर आता हूँ। बादल कौवा जैसे ही वो बोरी उठाकर उड़ने लगता है तो वो बोरी नीचे गिर जाती है। बिजली, ये तो बहुत मुश्किल है। बादल जी, एक आइडिया आया है, मैं ये बोरी तुम्हारे साथ बांध देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर वो पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। बिजली कवि वो बोरी बादल कौवे के ऊपर रखकर रस्सियों से बांध देती है और बादल कौवा वहाँ से उड़ता है। बोरी का बोझ बहुत ज्यादा था, इसलिए बादल कौवा कभी नीचे आता तो कभी ऊपर जाता। बहुत मुश्किल से उड़ते हुए बादल कौवा जब नदी पर पहुँचता है तो बोझ ज्यादा होने के कारण वो नदी में गिर जाता है और खरबूजों की बोरी के साथ साथ वो भी डूब जाता है। तोता थोड़ी दूर बैठा ये सब देख रहा था। वो भागकर कबूतर को बताता है। तो वो कौवे उस गुफा तक पहुंच ही गए। मुझे जाकर उसकी पत्नी को बताना होगा। फिर बंटी कबूतर उस गुफा की ओर जाता है और बिजली कवि को जाकर बताता है। बिजली, तुम्हारी लालच ने तुम्हारे पति की जान ले ली। ये सुनकर बिजली कवि हैरान हो जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो कबूतर? मेरा बादल तो घर पर खरबूजे छोड़ने गया है। बोझ ज्यादा होने के कारण बादल कौवा नदी में डूबकर मर गया है। ये सुनकर बिजली कवि रोती हुई वहाँ से भागती है। मगर अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। बादल, तुम तो दिन ब दिन ज्यादा ही निकम्मे होते जा रहे हो। अब तो अच्छा भोजन खाए भी कई दिन बीत गए हैं। अगर ज्यादा दिन ऐसे चला तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ तो जैसे तुम्हारे ही इंतजार में बैठी है। वो तो तुम्हें एक दिन से ज्यादा अपने घर में नहीं रहने देती। अगर मैं निकम्मा हूँ तो तुम कौन सा बहुत मेहनती हो। बस बैठे बिठाए मुफ्त का दाना खाना चाहती हो। कभी उस मानो चिड़िया को बैठा देखा है तुमने? अपनी जान से ज्यादा काम करती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुश्किल समय में